स्टूडेंट, केसी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ महालेखा व नियंत्रित परीक्षक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो एओ, आरओ, पुलिस, आर्मर्ड फोर्सेस, रीड, लेक्चरर, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। महालेखा और नियंत्रित परीक्षक ये क्या है? संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद वो पद होते हैं जिनका संविधान के किन्हीं अनुच्छेदों में वर्णन होता है। तो इसका वर्णन भाग 5 में है। इससे एक पिछला वीडियो हमने बनाया था मूल कर्तव्यों का, वो भाग 4A में थे, ये भाग 5 में है। और जो महालेखा व नियंत्रित परीक्षक है, इसका आर्टिकल 148 से 151 तक वर्णित है। 148 से लेकर 151 तक भाग 5 में महालेखा व नियंत्रक परीक्षक के पद का वर्णन है। अब हम बात करें अनुच्छेद की, तो हमने बात करी ली यहाँ पे अनुच्छेद तो 148 में महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका अनुच्छेद 148 के अंदर वर्णन है। अब इस हमारे दिमाग में आता है कि इस महालेखा और नियंत्रक परीक्षक का काम क्या है। तो ये महालेखा और नियंत्रक परीक्षक है जिसे हम साधारण भाषा में कैग भी कह देते हैं, CAG। अंग्रेजी में से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लेकिन कॉमन भाषा में हम इसे शॉर्ट में कैग कहते हैं। और ये कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 में। काम इसका संघ राज्य की जो वित्तीय प्रणाली है उस पर नजर रखना इसका मुख्य कार्य है कि किस तरह से जो संघ और राज्यों को जो कार्य आवंटित किए हैं वित्त से संबंधित, क्या उसमें सिद्धांत का पालन किया गया है, क्या वो प्रैक्टिकली ठीक है, क्या उनकी सही अकाउंटिंग हुई है, क्या ऑडिटिंग का काम उनका अंकेक्षण का, ऑडिटिंग का मतलब होता है अंकेक्षण, तो आप ऑडिटिंग में और अंकेक्षण में घबराना नहीं है। ऑडिटिंग का मतलब है अंकेक्षण, तो ये उनका ऑडिटिंग करता है कि जो पैसा मिला था वो सही मद का और सही कार्य के लिए, जिस पर्पज के लिए पैसा अलॉट हुआ है उसी पर्पज के लिए वो खर्च हुआ है कि नहीं। इस तरह से ये संघ और राज्य की समस्त वित्तीय प्रणालियों पर नजर रखता है। बात आती है योग्यता की। संविधान में कहीं भी इसकी स्पेसिफिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। संसद इस विषय में कानून बना सकती है और व्यावहारिक रूप से कोई ना कोई प्रशासनिक सेवा का अधिकारी यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ये कैग होता है। उसके बाद बात आती है इसकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति करता है इसकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एक वारंट के ऊपर हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ में इसको नियुक्ति पत्र देता है। और कई बार प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ करता है, तो उनमें है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और गवर्नर। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट पर हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ करता है। बात आती है त्याग पत्र की। किसकी? त्याग पत्र की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र भी किसको दे रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन इसको पद से हटाए जाने की बात हम यहाँ पे करेंगे। इसको पद से कैसे हटाया जाएगा? अगली बात आती है शपथ। किसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और किसकी शपथ लेता है ये? इसकी शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो इसकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के 3rd अनुसूची यानी 3री अनुसूची में इसकी शपथ का उल्लेख है। भारतीय संविधान में केवल शपथ से संबंधित 3 ही अनुच्छेद हैं।
अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 159। 60 के अंदर भारत के राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं, 69 के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं और 159 के अंदर राज्यपाल राज्यों के शपथ लेते हैं। तो जो कैग है वो शपथ लेता है 3rd अनुसूची के अनुसार। टोटल जो संविधान में अनुसूची है वो 12 अनुसूची है। अब आती है इसके कार्यकाल की बात। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष। इसमें से जो भी पहले हो, इससे जो भी पहले हो ये कार्य मुक्त हो जाते हैं। जो भी पहले, इट मींस अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष का कैग के पद पर नियुक्त हुआ है तो वो व्यक्ति केवल 3 वर्ष काम करेगा। वो 65 वर्ष का पहले हो गया तो पहले ही वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की आयु 57 वर्ष है तो वो 6 वर्ष यानी 63 वर्ष तक कार्य करेगा। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, इससे जो भी पहले हो वो अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात आती है इनके वेतन की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनको वेतन, कैग को जो वेतन मिल रहा है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ वेतन मिल रहा है वर्तमान समय में। संसद द्वारा इनके वेतन में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन पद पर रहते हुए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि पर भारित होता है। ये संचित निधि क्या होती है? 2 निधियां होती हैं। एक होती है संचित निधि जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के अंदर है, और दूसरी होती है आर्टिकल 267 के अंदर है आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि ये दोनों ही बहुत ही चकराने वाली होती हैं कि किसमें संचित है और किसमें आकस्मिक है। अनुच्छेद हमें याद है कि संचित का 266 और आकस्मिक का 267। इसका सीधा सीधा हम ये याद रखते हैं कि संचित निधि को क्या बोला जाता है? कंसोलिडेटेड फंड बोला जाता है। तो कंसोलिडेटेड में एस पहले आ रहा है और इसको बोला जाता है कंटीजेंसी फंड यानी संचित निधि। तो इसका बेटा 266 और 67 का हम अंतर ऐसे कर लेते हैं कि एस पहले आता है इसलिए ये 66 और टी बाद में आता है इसलिए वो 67। संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267। तो इन पर ये संचित निधि पर ये भारित होता है। भारित का मतलब क्या होता है? भारित का मतलब होता है कि ऐसी निधि, संचित निधि जिस पर संसद के अंदर डिबेट तो होगी लेकिन मतदान नहीं होता, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होता। इसको कहते हैं भारित। वोटिंग नहीं है। आगे आ जाते हैं अनुच्छेद 149, क्योंकि इसकी शक्तियां 148 से 151 है। तो अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य व शक्ति, उसकी पावर क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, उनका वर्णन है। तो पूछा जाए कि कैग के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 149 में। 150 में लेखा प्रारूप है कि किस तरह से संघ और राज्यों के लेखे होंगे। राष्ट्रपति के लिए वो ऐसी सलाह प्रदान करेगा। कौन? कैग। उसके बाद में 151 कैग ये वही है महालेखा और नियंत्रण परीक्षक। ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को हैंडओवर करता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटलों पर बारी बारी से रखते हैं। उसके बाद इस पर बहस होती है और बहस होने के बाद इसी तरह से सेम
राज्यपाल, राष्ट्रपति क्या करता है, इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखता है। उसी तरह से राज्यपाल राज्यों में इसे विधानमंडल के, जहां पर विधानमंडल है, विधानमंडल क्या होता है अपने विद्यार्थियों, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है वहां पर उसे विधानमंडल कहते हैं। तो जहां पर विधानमंडल है वहां दोनों हैं, तो नहीं है तो विधानसभा के पटल पर रखता है कौन, राज्यपाल। कहां पर, राज्यों में। उसके बाद बहस होने के बाद, मैंने कहा संसद के दोनों सदनों में इस पर बहस होती है, बहस होने के बाद ये आ जाता है पीएसी के पास में। पीएसी बोले तो पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। ये एक समिति, संसदीय समिति है और इस समिति के अंदर कुल 22 सदस्य होते हैं। इस 22 सदस्य में से 15 सदस्य तो प्रिय विद्यार्थियों लोकसभा के होते हैं, मैं यहाँ लोकसभा को LS से डिनोट कर रहा हूं, और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ये लोक लेखा समिति के सदस्य इसकी जो रिपोर्ट पेश हुई है उस रिपोर्ट पर पुनः अपना निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं, और अगर कोई परेशानी होती है तो उस संबंध में वो CAG से पूछते हैं। इसलिए CAG को इसका मार्गदर्शक, इसका मित्र, इसका दार्शनिक और इसका सलाहकार भी कहते हैं। तो CAG किसका सलाहकार हो गया, किसका मार्गदर्शक हो गया, किसका मित्र हो गया, तो ये हो गया लोक लेखा समिति का, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी का। उसके बाद में फर्स्ट CAG। प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे, तो वो थे V नरहरि राव। ये भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे जिन्होंने अपने पद को 1948 में संभाला। पूछा जा सकता है वर्तमान में जैसा ट्रेंड चल रहा है कि ये पूछा जा सकता है वो किस क्रम के हैं, वर्तमान में जो CAG हैं वो किस क्रम के हैं, तो वो संख्या में 14वें क्रम के हैं और ये हैं GC मुर्मू। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदय हैं, तो ये दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये IAS अधिकारी थे। IAS अधिकारी के बाद इनको केंद्र द्वारा उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं यहाँ के JNK, तो JNK के उपराज्यपाल रह चुके हैं। जैसा कि आप जानते हो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया था और ये वहां के उपराज्यपाल थे। तो वर्तमान में जो भारत के कैग हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये एक उपराज्यपाल रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद मैंने राजीव महर्षि जो नाम लिखा है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्योंकि जो गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले जो कैग थे वो थे राजीव महर्षि, और ये राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। और राजस्थान का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का, राजस्थान की नौकरशाही का मुखिया होता है। तो राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं राजीव महर्षि, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें 1 से लेकर 14 में एक त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी करके एक कैग रहे हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक रहे हैं। इन्होंने ये एक ऐसे कैग थे जिनको सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और ये राज्यपाल कहाँ के रहे, कर्नाटक के राज्यपाल रहे, कर्नाटक के राज्यपाल रहे। ये 1984 से 89 तक तो कैग रहे और उसके बाद 2002 से लेकर 2007 तक ये कर्नाटक के राज्यपाल रहे। इन्हें वैसे बेसिकली ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे और वर्तमान में इनका निधन भी हो गया है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये एकमात्र ऐसे कैग जो राज्यपाल रहे हैं जिनका निधन भी हुआ है
और जिन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ था, इन्हें 1951 में पद्म विभूषण मिला हुआ है। अगेन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एक राजस्थान कैडर के आईएएस थे जो कि अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रह चुके थे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो उस समय उछला, जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और बोफोर्स तोप का जो घोटाला हुआ उसको उजागर करने में भी टीएन चतुर्वेदी उस समय भारत के महालेखा और नियंत्रक परीक्षक थे। अब हम बात करते हैं कि इनको पद से कैसे हटाया जाता है। तो पद से हटाने का तरीका वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने का जो प्रक्रिया है वो सेम प्रक्रिया इसके लिए फॉलो की जाएगी। उस प्रक्रिया के अंदर हमने देखा कि लोकसभा में अगर 100 सांसद और राज्यसभा के 50 प्रस्तावक अगर प्रस्ताव लेके आते हैं तो इन पर मुकदमा चल सकता है। और उस मुकदमे के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो होगा प्रिय विद्यार्थियों, सिद्ध कदाचार। अगर किसी आरोप में फंस जाए, कोई गबन में या कोई ऐसा दुराचार का कोई आरोप लग जाए तो सिद्ध कदाचार। और दूसरा कारण होगा असमर्थता, यानी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसे परेशान हो गए हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते। तो इन दो कारणों से या असमर्थता उन्होंने जताई थी, तो उस हिसाब से इनको पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने की प्रक्रिया, त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, पद से हटाया जाएगा। अब प्रश्न उठ के आता है इस पूरे टॉपिक से कि कैग को किस प्रकार अपने पद से हटाया जाता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो क्या रहेगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से इनको हटाया जाएगा। एक बात यहाँ पे और है कि ये कैग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही काम कर रहा था संघ के अंदर। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन और ऑडिटिंग का मतलब होता है अंकेक्षण। ये दोनों ही काम कर रहा था, खातों का लेखा जोखा भी रख रहा था और इसका ऑडिटिंग भी कर रहा था। लेकिन 1976 से केंद्र में इसका, केंद्र सरकार के अंदर तो ये दोनों काम कर रहा था 1948 से, लेकिन 1976 से इसका काम केवल ऑडिटिंग का रह गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि लेखांकन क्या है और ऑडिटिंग क्या है। जैसे सपोज आपके पिता ने आपको 50 रुपए दिए और आपने कहा कि मैं इसकी कॉपी लेके आऊंगा, अपना रफ लेके आऊंगा, नोटबुक लेके आऊंगा। आप उसका वो नोटबुक या रफ लेके आए कि नहीं आए, इसका ऑडिट करने का काम आपके पिता का है। वो देखता है कि जिस मद के लिए, जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए उसको पैसा दिया उस पर खर्च हुआ कि नहीं। उसी तरह से ये सीएजी भी ये देखता है कि जिसके लिए बजट अलॉट हुआ था उस पर, उसी मद पर और मितव्यता के साथ में वो खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, या उसका पैसे का कहीं कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, ये देखने का काम है। लेकिन राज्यों में दोनों काम, लेखांकन और अंकेक्षण यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, तो दोनों काम कर रहा है कौन, सीएजी। तो ये सीएजी है, ये दोनों पे काम करता है, सेंटर का भी ऑडिटिंग करता है और स्टेट का भी ऑडिटिंग करता है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है आगे के लिए। ये है कि जब ऑडिटिंग ही कर रहा है तो 1976 के बाद अकाउंटिंग कौन करता होगा केंद्र के अंदर, तो केंद्र के अंदर अकाउंटिंग करता है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं महालेखाकार। और ये महालेखाकार अभी कोई दास करके हैं, तो ये महालेखाकार लेखांकन और लेडीज हैं कोई दास, लेखांकन और अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए, दोनों के लिए ये उत्तरदायी हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब इस टॉपिक पर संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं,
अगर कोई सीधा प्रश्न बनाएगा तो यही है कि कैग का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैग के पद का वर्णन है, तो 148 में। किस भाग में वर्णन है, तो 5 के अंदर। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। अगर कोई पूछता है कि वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो क्रम संख्या के स्थान पर कौन से नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के। ऐसे कौन से कैग हैं जो कैग होने के उपरांत पश्चात उसके कैग रहने के बाद में राज्यों के राज्यपाल भी नियुक्त हुए हैं, और किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, प्रश्न ये भी हो सकता है, तो कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। बोफोर्स घोटाले का जो प्रकरण उजागर हुआ था वो किस कैग के टाइम में हुआ था, तो ये टी.एन. चतुर्वेदी हैं। राजस्थान के ऐसे चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जो भारत के कैग भी रह चुके हैं वो राजीव महर्षि हैं, और पहला जो महालेखा व नियंत्रक है वो कौन है, तो वो वी नरहरि राव है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि किसे लोक लेखा समिति का मित्र, मार्गदर्शक, सलाहकार और दार्शनिक कहा जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों वो भी कैग है। कैग के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 149 के अंदर है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, इसका किस अनुच्छेद के अंदर वर्णन है, तो 151 के अंदर वर्णन है। कैग अपनी रिपोर्ट कैग राष्ट्रपति को लेखा प्रारूप बनाने की सलाह देगा, इसका 150 के अंदर वर्णन है। तो प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार से पूछे कैग का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी इससे पहले है, प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछे, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम प्रश्न को भली भांति से हल कर पाएंगे। और आप इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और लगातार अपने परिश्रम को धार देते रहिए। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। जब आप बीच में पढ़ाई को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाते हो, सामाजिक बनने का प्रयास करते हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, तब जब निरंतरता टूटती है तो पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा आती है। इसलिए मेरा एक आपको सुझाव रहेगा कि आप पढ़ाई के अंदर निरंतरता रखिए, और ये वेट मत करिए कि अभी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, अभी एसआई की वैकेंसी नहीं है, अभी आरएस की वैकेंसी का तो पता आता ही नहीं है। आप वैकेंसियां अवश्य आएंगी, लेकिन आप तब तैयारी मत करिए जब फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते समय तो लाखों लोग कंपटीटर होता है, अभी से आप तैयारी करना शुरू कीजिए और अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करिए। इसके साथ धन्यवाद। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।